अब फाइनली ज़ायरा जो कि लंदन पहुंच चुकी थी। उसे तो लगता है कि सबसे पहले वो अपनी डील ही फाइनल कर ले, लेकिन उससे पहले ईशान उसके साथ गाड़ी में आकर अंदर बैठ चुके थे। और ज़ायरा भी उनकी तरफ मुड़ करके कुछ बोलने वाली होती उससे पहले ही ईशान ने कुछ इशारा किया था ड्राइवर को और गाड़ी आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गई थी। ये देख कर के ज़ायरा को थोड़ा वियर्ड सा लगा था और फिर वो ईशान की तरफ देखते हुए कहती है, ये क्या है, मेरे आगे पीछे कोई गाड़ियाँ भी नहीं हैं और ये आपके इशारे से क्यों गाड़ी स्टार्ट हुई है? ये सुन करके ईशान जो विंडो की तरफ एक बार देखते हैं और फिर अपने चेहरे पर एक हल्की सी विनिंग स्माइल लेते हुए ज़ारा की तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, जब मैं हूँ आपके साथ तो आपको डरने की क्या ज़रूरत है। और वैसे भी मैंने पहले से सब कुछ अरेंज कर रखा है, मैं प्लानिंग में काफ़ी माहिर हूँ। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है मैडम। आवाज़ बहुत सॉफ्ट थी, लेकिन आंखें जो कि कुछ और ही बयां कर रही थीं। ज़ारा को थोड़ा सा वियर्ड लगता है ये सब, लेकिन फिर वो अपने दिमाग को शांत करती हुए खुद कहती है, मैं फिर से फ्रीक आउट कर रही हूँ, नो वे, मुझे ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। और ज़ायरा जो कि खुद को ही अब समझाना शुरू कर दी थी, कैसे कन्विंस करूँगी उन्हें। सबसे पहले तो उन्हें अपनी क्वालिटी के बारे में बताना होगा और उसके लिए मुझे सबसे पहले उस करण राठौर से मिलना होगा, क्योंकि उनकी वजह से प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा चीप क्वालिटी ऐड हो चुकी है। सब हो जाएगा ना ठीक से। वैसे तो ज़ायरा बातें बहुत धीरे धीरे कर रही थी कि आसपास के भी किसी शख्स को उसकी बातें सुनाई ना दे, लेकिन न जाने क्या कान था ईशान का। वो खुद ही हल्का सा उनकी तरफ बेंड होते हुए कहते हैं, जो चीज़ हमारी डेस्टिनी में होती है हमें मिल ही जाती है। उसके लिए ज़्यादा डेस्परेट होना ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी कमज़ोरी को दिखाता है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और वैसे भी नाम का पावर इतना होना चाहिए कि आपके नाम से डील क्रैक हो जाए, प्रोडक्ट पर बात पहुँचे ही ना। ये सुन करके ज़ारा जो कि अब थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने लगी थी ईशान की बातों में, और वो हल्का सा उनकी तरफ टर्न होते हुए कहती है, सीरियसली, तो उस हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? मैं बस जा कर के वहाँ पर अपना नाम बता दूँ तो डील तो फाइनल हो जाएगी अकॉर्डिंग टू यू, है ना मिस्टर बिजनेसमैन? और ये जो एटीट्यूड है ना आपका बात करने का कि बिज़नेस कैसे करते हैं, डील क्रैक कैसे करते हैं, ये मुझे मत सिखाइए। ज़ाहिरा ओबेरॉय हूँ मैं, जयेश ओबेरॉय की एक बेटी, एक लौती बेटी, और दिवा गोल्ड्स एंड डायमंड्स को संभालना मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आई नो कि चीज़ें थोड़ी ठीक नहीं चल रही, मगर इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आकर के मुझे सजेशन देना शुरू कर देगा। यू आर नॉट माई असिस्टेंट, गेट दैट? उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता था जब उसके काबिलियत पर कोई इस तरह से उंगली उठाता था। और हाँ, उसे यही लगा था कि ये उंगली उठाना ही तो हुआ, उससे क्यों सजेशन दे रहा है, वो भी उसका अपना बॉडीगार्ड। क्या उसकी हैसियत है जो कि ज़ारा ओबेरॉय को डील क्रैक करना सिखाए? इस बात पर उसके ठीक बगल में बैठा शख्स कुछ कहता नहीं, बस शांति से ज़ारा की सारी बातों को सुन करके अपने चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल ला करके दूसरी तरफ देखने लगे थे। हाँ, ज़ायरा को थोड़ा सा अजीब तो लगा था कि वो इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है, लेकिन फिर वो खुद से ही कहती है, इट्स ओके, अब मैं अपॉलॉजी तो नहीं मांगने वाली। और क्यों मांगो, बॉडीगार्ड है मेरा, इतना गुस्सा तो सह ही सकता है। और फिर अब फाइनली आकर के गाड़ी एक जगह पर रुकी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब जगह था। और इस जगह को देख करके पहले तो ज़ायरा खिड़की से बाहर की तरफ झांकती और फिर कहती है, ये जगह आहाना ने मेरे लिए बुक की है? ईशान इस बात पर अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहते हैं, नहीं, जो जगह आपके लिए बुक हुई है वो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है, यहाँ पर थोड़ी ना रहेंगे आप। ज़ायरा ओबेरॉय हैं, जयेश ओबेरॉय की एक लौती बेटी। और ये बोलते बोलते न जाने क्यों उनके हाथ एकदम से कसने लगे थे, लेकिन जैसे ही ज़ायरा ईशान के चेहरे की तरफ देखी थी, एक्सप्रेशन तुरंत ही उन्होंने अपना बदल लिया था और अपने चेहरे पर ज़बरदस्ती की एक स्माइल लाते हुए कहते हैं, आपको तो पूरा एक रिजॉर्ट बुक मिलेगा मैम, और आप परेशान मत होइए, आपको वो जगह वाकई बहुत पसंद आने वाली है। इस जगह पर गाड़ी सिर्फ ट्रैफिक लाइंस की वजह से रोकी गई थी। और फाइनली अब जैसे गाड़ी आगे की तरफ बढ़ना शुरू हुई थी, वाकई ही ईशान की बातें सच हो रही थी, क्योंकि ये जगह तो बहुत ही ज़्यादा सुनसान जगह था।
आस-पास सिर्फ पेड़ ही पेड़ नज़र आ रहे थे, कोई घर ही नहीं था यहाँ पर तो। और ये देख कर के ज़ायरा को थोड़ा-सा अजीब फीलिंग आता है। वो पीछे की तरफ मुड़ते हुए कहती है, इतने सारे होटल्स को हम पीछे छोड़ कर के आगे कहाँ जा रहे हैं? और वैसे भी हम मेन सिटी में रहते हैं ना, मेन सिटी में खतरा थोड़ा कम रहता है ना? ईशान जो कि अब अपने हाथों को ले जा कर के धीरे से ज़ारा के हाथों पर टैप करते हुए कहते हैं, आई थिंक आप दोबारा से फ्रीक आउट कर रही हैं मैम। आपको ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है, आप सेफ़ रहेंगी। ऑब्वियसली आप मेरे साथ हैं, सेफ़ रहना आपका हक है। और ये बोल कर के वो आराम से खिड़की की तरफ मुड़ कर के देखने लगे थे, जैसे उन्हें तो अब ज़ारा के इमोशन से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। और क्यों ही पड़ता। अब धीरे धीरे करके गाड़ी जो कि बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड जगह पर आकर पहुंच चुकी थी, और फिर एक कच्चा रास्ता आता है जो कि बिल्कुल मिट्टी से बना हुआ जगह था। और ये कोई जगह नहीं बल्कि एक फील्ड एरिया था। फाइनली गाड़ी आकर के रुकी थी और जैसे ही ज़ायरा बाहर की तरफ देखती उसका तो दिल ही नहीं करता कि वो गाड़ी से बाहर उतरे। यहाँ पर पैसेंजर सीट पर भी एक आदमी बैठा हुआ था और उसके साथ ही ड्राइविंग सीट के पास एक आदमी, और उसके ठीक बगल में ईशान। ईशान ही सबसे पहले आकर के ज़ारा की तरफ का दरवाज़ा खोलते हैं और फिर बड़े प्यार से अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, वेलकम, वेलकम टू योर रिसॉर्ट मैडम। अजीब सी सॉफ्टनेस होती थी ईशान की आवाज़ में कि कोई शक करते करते रह जाए। वो धीरे से बाहर की तरफ निकलती और आसपास के इलाकों को देखते हुए कहती है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कॉन्जरिंग और द नन जैसी मूवी यहीं पर शूट हुई हो, है ना? यह सुनकर के ईशान हल्का सा स्माइल करते हुए कहते हैं, आर यू किडिंग मी? आर यू? और बड़े हक से ईशान ने सबके सामने ज़ारा के हाथों को पकड़ लिया था। सारे स्टाफ जो कि पहले से बाहर की तरफ मौजूद थे। ज़ारा अगल बगल देखते हुए कहती है, इतने सारे लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कौन है ये लोग? और इतने यूनिफॉर्म तरीके से क्यों खड़े हैं यहाँ पर? ईशान जो कि उनकी कलाई को ज़ोर से अपने हाथों में बांधते हुए कहते हैं, क्योंकि ये सब आपके देखभाल करेंगे, आपका ख्याल रखेंगे। आप ज़ायरा ओबेरॉय हैं ना? जयेश ओबेरॉय की इकलौती बेटी। और ये बोलते बोलते ईशान के हाथ जो कि अब ज़ारा की कलाई पर ही कसना शुरू हो गए थे, जिससे ज़ारा के दिल को एक अजीब सा डर सा महसूस हुआ था, जैसे कि कुछ पल के लिए वो एकदम से सहम सी गई हो। और फिर अपने हाथ पर वो ईशान के हाथ को यूँ कसता हुआ देख करके अपनी भौं से कोड़ते हुए कहती है, आउच, क्या कर रहे हैं, दर्द हो रहा है मुझे। ईशान जो कि अपने हाथों को हल्का छोड़ चुका था और बड़े प्यार से अब अपने फिंगर्स को क्रॉस करते हुए ज़ायरा के फिंगर्स के बीच फंसाते हुए कहते हैं, आई होप दैट्स ओके। और अब एक एक कदम वो ज़ायरा के साथ आगे बढ़ाने लगे थे। तभी ज़ायरा जो अपने दूसरे हाथ से उनके हाथों पर टैप करते हुए कहती है, एक्सक्यूज़ मी, ये हाथ पकड़ने का क्या रिवाज है? छोड़िए इसे, मैं चल सकती हूँ, आई एम नॉट अ किड। ईशान अपना हाथ छोड़ते हुए कहते हैं, ओके एज यू से मैम, आप कहें तो मैं अंदर भी नहीं जाता हूँ, आप अकेले चले जाइए। लेकिन ज़ायरा को ये अजीब सा मेंशन वाकई ही बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। आसपास जो नज़ारा था तो सब बहुत खूबसूरत, लेकिन इतना ज़्यादा अकेलापन। हाँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, लेकिन इतना ज़्यादा शांत कि इन लोग के होने ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। अब ज़ायरा अंदर की तरफ जाने तो लगती है, लेकिन अंदर का नज़ारा तो इससे भी ज़्यादा भयानक था, क्योंकि सब कुछ इतना ज़्यादा अंधेरा अंधेरा सा, जिससे ज़ायरा एकदम से पीछे होते हुए कहती है, ईशान, आप भी आइए ना साथ में, मैं अकेले अंदर क्या करूँगी जाकर। तब ईशान जो अगल बगल के स्टाफ की तरफ देखते हैं, जो कि सब के सब अपने चेहरे को हल्का नीचे झुका लिए थे और इस बात को सुनकर के स्माइल करने लगे थे। ईशान भी इस मौके का फ़ायदा उठा करके थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहते हैं, तो आप मेरे साथ क्या करेंगे? अब वो दोबारा से मेंशन के ठीक सामने की तरफ मुड़ चुकी थी और गेट के ठीक सामने अपने हाथों को बांध कर खड़े होते हुए कहती है, इस सहाना की बच्ची की तो मैं बस एक बार मुझे पहुंचने दो, बाल काट दूंगी मैं उसके, ज़बान भी, और दिमाग तो उसके पास है ही नहीं। ऐसा रिजॉर्ट क्यों बुक किया मेरे लिए? ये कौन सी जगह है, ये क्या है? तभी पीछे से ईशान उसके कानों के बहुत करीब झुकते हुए कहते हैं, मेंशन है मैम, आपके लिए, पर्सनली आपके लिए बुक किया गया है, आइए। एक तो सब कुछ इतना वियर्ड पहले कम था, जो कि ईशान के इस तरह के टोन और ज़्यादा ज़ायरा को घबराने पर मजबूर कर दिए थे। अब ईशान ने तो उसके हाथों को ज़रा भी हाथ नहीं लगाया था, लेकिन खुद ही ज़ायरा अब दोनों हाथों को
ईशान के बाजू पर एकदम से कस ली थी और धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ते हुए कहती है, यहाँ लाइट्स बहुत कम है ना। ज़ारा की इस बात को सुन करके ईशान को बड़ा सुकून मिल रहा था। जिस तरह से ज़ारा डर रही थी, घबरा रही थी, अच्छा लग रहा था ईशान को, जैसे कि वो इसी वजह से तो यहाँ पर ज़ारा के साथ आया हो, उसे इसी तरह से देखने के लिए कि वो जब डरती है तो कैसी लगती है। और घबराए हुए उसकी शक्ल पर जब 12 बजते हैं तो उफ। ईशान उसे अपने एक ठीक कमरे के सामने की तरफ ले जाते हुए कहते हैं, यहाँ पर आइए और आप यहीं पर स्टे ले रही हैं। ये वाला कमरा मेरा है, आपको जब भी ज़रूरत हो तो। तभी ज़ारा अपना चेहरा ना मिलाते हुए कहती है, नहीं, आप मेरे बगल वाले कमरे में रहिए, मतलब आवाज़ आती जाती रहेगी ना, थोड़ा बालकनी भी अटैच रहेगा तो ज़्यादा बेहतर है। तभी ईशान जो कि उसे ले जाकर के दीवार पर धीरे धीरे टिकाते हुए कहते हैं, आप कहें तो हम एक कमरे में क्यों ना रुक जाएं, ज़्यादा डर लग रहा है तो। अब ये थोड़ा ज़्यादा हो गया था ज़ायरा के लिए। वो अपनी एक उंगली दिखाते हुए कहती है, एक्सक्यूज़ मी, अभी बताया था ना एयरपोर्ट पर, हद में रही है। वो पूरी तरह से इस वक्त दीवार पर पिन थी और साथ ही इस वक्त ईशान के दोनों हाथ जो कि ज़ारा को अपने हाथों के घेरे में ले चुके थे। ओके योर मैजेस्टी, एज यू से, आपके बगल वाले कमरे में बंदा हाजिर होगा, जब भी ज़रूरत हो आप मुझे बुला सकती हैं। और ये बोलकर वो वहाँ से अपने कमरे की तरफ निकल गए थे। और जैसे ही वो अपने कमरे के अंदर आए थे, उनका भी कमरा वाकई बहुत ज़्यादा डार्क था, सब कुछ ब्लैक, और पूरा मेंशन ही एकदम ब्लैक कलर के पेंट से ही जैसे बनाया गया हो और उसके साथ हल्के हल्के शेड्स दिए गए हों। एक अजीब सा टेक्सचर था इस पूरे घर में, और ये सारी चीज़ें अजीब ही फील करा रही थी ज़ायरा को। वो जैसे ही कमरे के अंदर आती है, सबसे पहले तो वो गुस्से में अहाना को कॉल लगाई थी, और जैसे ही दूसरी तरफ से कॉल पिक हुआ था, इस तरफ से बहुत बुरी तरह से ज़ायरा स्टार्ट हो चुकी थी। तुम्हारा ना दिमाग एकदम से फ्यूज़ है, मुझे लगता काम ही नहीं करता, पागल वागल हो क्या तुम, ये कौन सी जगह, इतना आइसोलेटेड। तभी आना कहती है, एक मिनट मैम, आप ठीक है ना। और मुझे लगा कि अगर ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका रहेगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको सब लोग जानते हैं, और फिर आपको तो पता है ना, वहाँ पर एंटरप्रेन्योर भी एक सेलिब्रिटी की तरह होते हैं, सारे लोग ऑटोग्राफ सेल्फी करेंगे, और फिर कोई अगर आकर के पीछे से छुरा घूप दिया तो। ये सुनकर कि ज़ायरा जो कि तुरंत ही पीछे की तरफ मुड़ी थी और ज़ोर से अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहती है, यार तुम तो दिन में सपने दिखा देती हो मुझे, रखो फ़ोन, और हाँ, तुमसे नेक्स्ट टाइम मैं कभी बुकिंग नहीं करवाऊंगी, पागल। तुम्हें पता है इतने बड़े बड़े होटल छोड़ करके मैं एक अजीब से खंडहर जैसे रिजॉर्ट में रुकी हुई हूँ, जहाँ पर सब कुछ अजीब सा ब्लैक कलर का वियर्ड है, सब कुछ इतना क्रीपी है। यहाँ के बेडशीट्स तक ब्लैक हैं, कर्टन्स भी, और यहाँ की दीवारें भी। कोई हॉन्टेड स्टोरी बनानी है मुझे। ये सुन करके दूसरी तरफ से हाना हंसते हुए कहती है, आप बहुत मजाकिया हो गए हो दीदी, मतलब लंदन जाते ही ऐसे रोना शुरू हो गया क्या। ये सुन करके ज़ायरा कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं पी रखी हूँ, पागल देश की, फ़ोन रखो तुम। और ये बोल करके वो फ़ोन को काफ़ी बुरी तरह से बेड पर फेंकी थी और इधर उधर देखते हुए कहती है, खैर मुझे कौन सा यहाँ पर ज़िंदगी गुजारनी है अपनी, बस आज करण राठौर से मिल लूँ, कल वो डील क्रैक कर लूँ और उसके बाद सब खत्म। अब यहाँ पर ज़ायरा रेस्ट कर पाए ये तो पॉसिबल नहीं था, जिससे वो दोबारा फ़ोन उठाते हुए अहाना को फ़ोन लगाते हुए कहती है, करण राठौर अगर आज थोड़ा सा भी फ्री होते हैं तो उनके शेड्यूल में मेरी मीटिंग की अरेंजमेंट करवाइए तुरंत। और अहाना, आई एम सीरियस अबाउट दिस। वैसे भी ये जगह इतनी अजीब है कि मेरा कुछ पल भी यहाँ पर रुकना बहुत मुश्किल हो रहा है। आज ही करण राठौर से मीटिंग करके कल वो डील क्रैक करके मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। आर यू गेटिंग मी। दूसरी तरफ से अहाना कहती है, ओके मैम, एज़ यू से, मैं देखती हूँ उनका अगर कोई फ्री शेड्यूल होता है तो आज ही मीटिंग फिक्स करती हूँ आपकी। तभी ज़ायरा अहाना को कुछ सोचते हुए कहती है, और हाँ, अगर कोई टाइम नहीं होगा उनके पास तो तुम उनका नंबर दे देना मुझे, मैं बात कर लूँगी। ये सुनकर अहाना थोड़ा हल्का सा स्माइल करती है और फिर अपने बालों को एक तरफ करते हुए कहती है, हो मैम, तो मतलब आप उन्हें अपनी आवाज़ से अपने लिए मीटिंग अरेंज खुद करवाना चाहती हैं। ओके मैम, एज़ यू से। और ये बोल करके हंसते हुए कहती है, मैं अभी व्हाट्सअप करती हूँ। हाँ, उसने फ़ोन काट दिया था क्योंकि उसे पता था अब उसकी इस हरकत के बाद ज़ाहिर उसे बहुत डांटने वाली है।
और इसी डर से तो उसने फ़ोन कट कर दिया था। ज़ायरा को इस कमरे में तो अजीब लग रहा था, जिससे वो तुरंत ही कर्टन्स खोलती और बालकनी के ठीक बाहर आकर खड़ी हो गई थी, जिस जगह पर वो बाउंड्री पर अपना हाथ रखी हुई थी आसपास की जगहों को देखने के लिए। तभी एक तरफ वो देखती है जहाँ एक अजीब सा स्टैचू बना हुआ था। वो पीछे से ही देख पा रही थी, इस वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये किसका स्टैचू है, लेकिन वो भी ब्लैक कलर का था। और ये सारी चीज़ों को देख करके ज़रा अपने सिर पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, ये है यहाँ की बुकिंग, ये है लंदन, इतना क्रीपी, इससे बेहतर तो मेरा इंडिया है। और जैसे ये बोल करके अभी वो दूसरी तरफ मुड़ी थी ताकि वो कमरे के अंदर जा सके और जल्दी से तैयार हो सके, तब तक उसे नज़र आते हैं शान, जो कि इस वक्त अपनी बालकनी की बाउंड्री पर टिक करके बड़े अजीब तरीके से ज़ारा को ही देख रहे थे। चेहरे पर एक हल्की से स्माइल, लेकिन इस वक्त उन्होंने अपनी शर्ट नहीं पहनी हुई थी, सिर्फ वो अपने लोअर में थे। और ये देख कर के ज़ारा तुरंत ही अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमाते हुए कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ईशान हंसते हुए कहते हैं, जो आप कर रही हैं। तभी ज़ारा सामने की तरफ अपना हाथ का इशारा करते हुए कहती है, मैं तो यहाँ का नज़ारा देख रही थी, मुझे अच्छा लग रहा है। और ये बोल करके उसने अपनी थूक गटक ली थी, क्योंकि अच्छा तो उसे बिल्कुल नहीं लग रहा था, उसे तो डरावना लग रहा था। ये देख करके ईशान हल्का सा हंसते हुए कहते हैं, "हाँ, और मैं भी वही देख रहा हूँ, यहाँ का नज़ारा काफ़ी अच्छा है ना?" और ये वो ज़ारा की तरफ देखते हुए ही बोल रहे थे। ज़ारा जैसे अभी उनकी तरफ मुड़ करके कुछ और बोलने वाली होती, तब तक ईशान वहाँ से गायब हो चुके थे। और फिर वो इधर उधर झांकते हुए कहती है, ये कहाँ गए? ये क्या हवा है? गायब हो जाते हैं कभी भी। ओह, क्या हो रहा है मेरे साथ? सब ठीक है ना? इससे बेहतर तो वो इंडिया वाला साइकोपैथ ही था, कम से कम इतना तो क्रीप नहीं फील कराता था। ज़ारा जैसे ही अपने कमरे में गई थी, उसे तुरंत ही लाइट को ऑन करना था, जो कि उसे कहीं नज़र नहीं आ रहा था। ना तो कोई स्विच बोर्ड था और ना ही यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉनिक तरीका था लाइट्स ऑन करने के लिए। वो बार बार कभी कमांड देती, अलेक्सा प्लीज़ ऑन द लाइट, ओ कमांड टर्न ऑन द लाइट्स यार, बट कोई उसकी बात सुन ही नहीं रहा था, जिससे परेशान होकर के अब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, ईशान को कॉल लगाना। और वो ईशान को कॉल लगाते हुए पूछती है, यहाँ लाइट्स कैसे ऑन होती हैं? तभी ईशान, जो कि उसके फ़ोन को स्पीकर पर किए हुए थे और शावर लेते हुए कहते हैं, मैं अभी नहा रहा हूँ, नहा कर आता हूँ फिर बताता हूँ, तब तक आप भी शावर ले लीजिए। वैसे भी बाथरूम के लाइट्स आपके अंदर जाते ही ऑन हो जाएंगे। ये सुनकर ज़ारा कहती है, हाँ ओके, पर आप थोड़ा जल्दी आइए, मुझे कमरे का अंधेरा थोड़ा डरा, मतलब थोड़ा अजीब। ईशान जो हंसते हुए कहते हैं, आई गॉट यू, इतना एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। और ये बोलकर उन्होंने अपने हाथ को हल्का सा पोंछते हुए फ़ोन को खुद ही कट कर दिया था। और फिर वो आराम से शावर लेना शुरू कर देते, जैसे ज़ायरा की प्रॉब्लम से उन्हें कितना सुकून मिल रहा हो। और वो उस ड्रॉप्स को जो कि उनके ऊपर पड़ रहे थे, उसे प्रॉपरली अपनी बॉडी के एक एक कोने पर फील करते हुए कहते हैं, तुम्हें एक एक पल महसूस कराऊंगा जो मैंने महसूस किया है मिस ज़ायरा ओबेरॉय। अभी तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी में डर है, बहुत जल्द दर्द भी आने वाला है। जो मैंने महसूस किया है वो तुम तक पहुंचना ज़रूरी है, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। अब ज़ारा भी शावर लेने के लिए बाथरूम की तरफ जा चुकी थी। हाँ, बाथरूम थोड़ा बेहतर था, यहाँ पर कम से कम सारी लाइट्स तो ऑन हो गई थी। और वो थोड़ा देर खुद को शीशे की तरफ ध्यान से खड़े होकर के देख ही रही थी। हाँ, ज़ारा के अंदर ये थोड़ी सी बीमारी टाइप थी, या कुछ भी कह लो, थोड़ी सेल्फ ऑब्सेस्ड तो थी वो, खुद की खूबसूरती से, खुद की अदाओं से और खुद के टैलेंट से। जितनी वो स्मार्ट थी भी नहीं, उससे ज़्यादा वो खुद को स्मार्ट समझती थी। हाँ, मगर कुछ चीज़ों में वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और वाकई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट शो करती थी। वो अपने बालों को हल्का सा पीछे की तरफ करते हुए कहती है, आई नो चीज़ें थोड़ी सी अजीब हो रही हैं मेरे साथ, मगर मैं सब हैंडल कर लूँगी। और अब मैं अकेले थोड़ी ना हूँ, ईशान भी तो है हमारे साथ। और जैसे ये बोल कर के वो अभी शावर लेने के लिए मुड़ पाती, उससे पहले ही वो एक बार खुद को नोटिस कर रही थी कि उसने ये क्यों बोला कि ईशान उसके साथ है। क्या वाकई इतना ज़्यादा भरोसा हो गया उसे उस पर? और फिर से वो शीशे की तरफ मुड़ते हुए कहती है, नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मैं तो ये कहना चाह रही थी कि
अब तो मेरे साथ मेरे बॉडीगार्ड भी है, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी ना ज़्यादा। वो तो मुझे बचा ही लेंगे और काफ़ी पावरफुल भी हैं वो। पर क्या सच में वो मुझे बचा लेंगे ना? नहीं, मैं अपने अंकल से बात कर लेती हूँ। यहाँ पर सिक्योरिटी का थोड़ा बहुत इंतज़ाम कर ही लेती हूँ, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर अकेला शख्स मुझे नहीं बचा पाया तो मैं कहाँ जाऊँगी? क्या करूँगी फिर मैं? थैंक गॉड, थैंक गॉड ज़ाहिरा कि मेरे दिमाग में ये क्लिक हो गया। मैं तुरंत कॉल करती हूँ अंकल को नहाने के बाद। और वो जल्दी से अब शावर लेने के लिए चली जाती है, क्योंकि उसे वापस आकर के अब खुद ही सिक्योरिटी टीम को अलर्ट करना पड़ता, क्योंकि अब वो कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। और एक इंसान पर पूरी तरह से भरोसा करके वो लंदन में रहे, ये उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा था और उसके लिए ये ज़्यादा हेल्दी साबित नहीं हो पाता। उसे बार बार ऐसा लग रहा था, जिसकी वजह से वो अब यही डिसाइड करते हुए जल्दी जल्दी शावर लेना शुरू कर दी थी। लंदन का मौसम जो कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ठंडा था और इसी वजह से वो इस वक्त गर्म पानी से शावर ले रही थी और ये बहुत ही अच्छा एहसास करा रही थी उसके अपने शरीर को। उसकी थकान भी धीरे धीरे करके अब मिटना शुरू हो गई थी और फिर वो अपने बालों को धीरे से टॉवल से रैप करती और फिर खुद को भी प्रॉपरली टॉवल में कवर करते हुए बाहर की तरफ आ रही थी। और जैसे ही वो अभी बाथरूम का दरवाज़ा खोले ही थी कि उससे पहले ही उसे एहसास होता है कि क्या कमरे में कोई पहले से ही है। अभी वो दरवाजे को बंद कर पाती, लेकिन उससे पहले ही अब जो भी कुछ उससे छुपाना था वो ऑलरेडी ईशान ने देख ही लिया था। और इस वक्त वो उन्हीं की तरफ मुड़ करके आराम से अपने हाथों को एक दूसरे के साथ बांधे हुए खड़े अगल बगल की तरफ देखते हुए कहता है, इतने लाइट्स काफ़ी हैं, फिर और एक्स्ट्रा लगवा दूं? ये सुन करके ज़ारा जो कि अपनी आंखों को छोटा करते हुए कहती है, ये क्या आप मुझे टॉन्ट मार रहे हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है? अगर आप ऐसा दिखाने की कोशिश करें ना, तो ये मत भूलिए कि मैं लड़की हूँ और अंधेरे से डरना नॉर्मल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। अब आप नहीं डरते हैं तो होंगे आप शैतान, मैं नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। हो सके तो जा सकते हैं आप। तब ईशान जो अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, जाना तो मुझे है, मैं कौन सा यहाँ पर रुकने वाला हूँ। ज़ारा जो कि अभी तक तो ड्रेसिंग टेबल की तरफ पीछे मुड़ी थी, लेकिन ईशान के इस बात को सुनते हुए वो भी ईशान की तरफ मुड़कर कहती है, हाँ तो मैंने आपको रोका भी नहीं है। वैसे लाइट्स ऑन करने के लिए मैं थैंक यू तो बिल्कुल नहीं बोलूँगी, तो अगर आप थैंक यू सुनने के लिए यहाँ पर वेट कर रहे हैं ना, तो बेहतर होगा कि आप दफ़ा ही हो जाए। ईशान जो हल्का हल्का आगे की तरफ बढ़ने लगे थे, जिससे ज़ारा थोड़ा पीछे होते हुए कहती है, क्या 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 कर क्या रहे हैं? तभी ईशान जो कि बिना कुछ बोले ही ज़ारा के ठीक सामने आकर खड़े हो गए थे। अभी ज़ारा जोर जोर से सांसें भर पाती और कुछ बोल पाती उससे पहले ही ईशान जो कि उसके होठों पर अपनी एक उंगली रखते हुए कहते हैं, ज़्यादा आवाज़ नहीं करिए, आपके शोल्डर पर कुछ है। उसने टॉवल तो रैप कर रखा था, मगर उसका शोल्डर जो कि बिल्कुल नेकेड था। और जैसे अभी वो उस तरफ घूम पाती, उससे पहले ही ईशान ने उसके कंधे पर बैठी एक प्यारी सी तितली को अपने हाथों से हटा दिया था और फिर उसे अपने हाथ पर रखते हुए कहते हैं, होप सो कि आप डिस्टर्ब नहीं हुए होंगे। और जैसे अभी ईशान उसे अपने हाथ में पकड़ करके ले जा पाते, तभी ज़ारा भागते हुए कहती है, वाह, कमरे में तितली भी होती है यहाँ पर, हाउ अमेजिंग। और जैसे ईशान की तरफ वो आकर के ये बोल रही थी, ईशान उसके हाथों को अपने हाथ में लेते हुए धीरे से उस तितली को उसके हाथों पर रखते हुए कहते हैं, यहाँ पर बहुत सारे बटरफ्लाइज होते हैं, यहाँ का इलाका ही कुछ ऐसा है, और आप अपनी बालकनी का दरवाज़ा क्लोज रखिए तो बेहतर होगा, वहाँ से हवा और कुछ अजीब इंसेक्ट्स आ सकते हैं। ये तो फिर भी हार्मफुल नहीं है, लेकिन अगर हार्मफुल हुए तो आपकी जान भी जा सकती है। ज़ारा अभी तक तो उस बटरफ्लाई को देखने में बहुत ही ज़्यादा मशरूफ़ हो चुकी थी, लेकिन जैसे ईशान ने यह बोला था, वो एकदम से अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, जान जा सकती है? ये क्या बात हुई? कीड़े के अंदर आने से जान चली जाएगी मेरी? तभी ईशान जो हल्का हल्का उसकी तरफ झुकते हुए कहते हैं, शायद इंसेक्ट के अंदर आने से नहीं, मगर अगर वो आपके शरीर के पास थोड़ा करीब, और अगर आपके बदन के किसी भी जगह पर अपने दांतों का इस्तेमाल कर दिया तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। जितने करीब आकर के और जितने इंटेंस आवाज़ में ज़ाहिरा ये
सब कुछ सुन रही थी ईशान के मुंह से। कुछ पल के लिए तो वो भूल ही गई थी कि वो अपनी मौत के बारे में ये सारी बातें सुन रही और ईशान उसे अलर्ट कर रहा है, सेड्यूस नहीं। और फिर वो अपनी पलकों को 2 बार झपकाती और जो वो इस वक्त हल्का सा पीछे की तरफ बेंड हुई पड़ी थी, वो खुद को ठीक तरीके से खड़ा करती, वरना वो गिर जाती। और ईशान उसमें उसके पीठ पर अपना हाथ रख के हल्का सा मदद भी किए थे और 3-4 कदम पीछे होते हुए कहते हैं, मैं इस प्यारी सी तितली को लेकर जाता हूँ, वरना ये आपको डिस्टर्ब करेगी। लेकिन तभी ज़ारा जो कि अपने हाथों को फिर से आगे बढ़ाते हुए कहती है, इस बटरफ्लाई को यहीं पर छोड़ दीजिए, बाकी मैं बालकनी का दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। ये मेरे साथ रहेगी, मुझे अच्छा लगेगा। कम से कम कोई तो हो जो यहाँ पर थोड़ा प्यारा और खूबसूरत हो, वरना आसपास की सारी चीज़ें बहुत खौफनाक है। ये सुन करके ईशान जो अपने हाथों को उठा करके अपने जैसे ही बालों पर अपने हाथ को फेरे थे, इस वक्त वो शर्टलेस थे, जिसकी वजह से उनकी पूरी बॉडी प्रॉपरली ज़ारा को दिखाई दे रही थी और उनके हाथ ऊपर जाते उनके बाइसेप्स जो कि अब ट्राइसेप्स में बदल चुके थे। साथ ही एक हिडन टैटू भी ज़ारा को नजर आ गया था, जो कि उनके ट्राइसेप्स के नीचे वाले भाग में था। और एकदम से ज़ारा अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ते हुए कहती है, बॉडीगार्ड है सो मेक श्योर कि कपड़े पहन कर रहें, बॉडी दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे अपनी। ईशान हंसते हुए कहते हैं, मैं दिखा नहीं रहा हूं, आपकी गलती आप देख रही हैं। मैं जाता हूँ। एंजॉय विद दैट बटरफ्लाई माय लिटिल हार्ट। और ये बोल करके वो यहाँ से बाहर की तरफ निकल चुके थे और दरवाजे को बंद करते हुए दरवाजे पर ही टिके हुए कहते हैं, बहुत प्यारी पसंद है तुम्हारी, मुझसे काफी मैच करती है, तुम्हारे लिए अच्छा है वैसे।